एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ से मेरे बारे में जान सकते हैं। आज मैं एक सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करने जा रही जो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट 20 to 25 वीडियोस आएंगे, जिसमें कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक को एक करके मैं कवर कर दूंगी, चाहे आपका वो सेगमेंटेशन हो, प्राइसिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, जितने भी तरीके के होते हैं पूरा मार्केटिंग मैं कवर करने का यहाँ पे कोशिश करूँगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये इनफ होगा। यहाँ अगर इस पूरे सीरीज़ को आप देखते हैं तो आपका 95 to 99% तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना बफर लेके चल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एक आध पॉइंट हटा दिए गए हों या एक आध पॉइंट जोड़ दिए गए हों, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या फिर आप मास्टर लेवल पे हैं, आप अगर ये सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है वो पूरा का पूरा जो है पार्ट कवर हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं ये जो चैप्टर पढ़ाऊंगी हर एक लेसन के बाद में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि आप अपना नॉलेज को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने कितना नॉलेज जो है वो गेन किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मार्केटिंग को समझने से। तो मार्केटिंग होता क्या है, जहाँ पे एक एक्शन कंपनी जो है वो लेती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके अपने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के पास में, ताकि वो जो है अपना सेल को जो है वो इंक्रीज करते रहे। और इसको करने के लिए क्या करते हैं ना, हाई क्वालिटी मैसेजिंग का जो है वो यूज़ किया जाता है। हाई क्वालिटी मैसेजिंग यानी कि आपके पास में वीडियोस आते हैं छोटे छोटे बन करके क्लिप्स के रूप में यूट्यूब पे, या फिर एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, पंपलेट्स आ रहे हैं, हुडिंग है, प्रमोशन है। तो इस तरीके की चीज़ों से जो है मार्केटिंग होते रहता है। मार्केटिंग का एम क्या होता है, ताकि मार्केटिंग का एम का अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो मार्केटिंग में जो है एम रखा रहता है कि वो अपने आप को स्टैंड अलोन जो है वो दिखाए फॉर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंज्यूमर थ्रू कंटेंट, ताकि उसके नए नए जो है वो प्रोस्पेक्ट्स जो है वो आपको दिखते रहे। इसको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपके कंज्यूमर को जो है वो अपना कंटेंट दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, आपके हमारे पास में ये सर्विसेज है, इस प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट होगा, इस प्रोडक्ट से आपको ऐसा बेनिफिट होगा। तो ये कंटेंट जो है वो आपके तक में पहुंचाते हैं, यही मार्केटिंग है। विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट वैल्यू, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रोडक्ट के वैल्यूज को, यानी कि प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला लॉन्ग टर्म में, आपको ये जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया जाता है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में जुड़े, और एक बार जो आपसे जुड़े जाते हैं वो हमेशा आपके साथ में जुड़े ही रहे। अल्टीमेटली इंक्रीजिंग सेल। लास्ट क्या होता है, किसी भी मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि इंक्रीज कर सके सेल को। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू रिसर्च एनालाइज योर कंज्यूमर्स ऑल द टाइम। मार्केटिंग का मतलब कि अगर पर्पस का हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्या होता है कि उसमें रिसर्च किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कंज्यूमर्स को। हमेशा जो ट्रेंड आज है मार्केटिंग का वो जरूरी नहीं है कि कल भी ट्रेंड रहेगा। आज मार्केटिंग का ट्रेंड कुछ और है तो कल मार्केटिंग का ट्रेंड कुछ और रहेगा, इसीलिए कंटिन्यूअस जो है वो रिसर्च करते रहना होता है। अभी रिसर्च होता कहाँ है, ये रिसर्च हो सकता है फोकस ग्रुप के साथ में, सर्वे करके भी ये रिसर्च किया जा सकता है, या फिर स्टडी किया जाता है आपके ऑनलाइन हैबिट्स को, जहाँ पे आपको अपने दिखा, जैसे कि हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं ना ऑनलाइन एक्टिविटी, तो उन एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि हम लोग किस एज ग्रुप के हैं, कितना किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट का फिलहाल ज़रूरत है। तो इससे हम लोगों का वो पता चल जाता है। आस्क वन अंडरलाइन क्वेश्चन। अंडरलाइन क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन क्वेश्चन से एनालाइज, उस क्वेश्चन के जो आप आंसर देते हैं उस आंसर से एनालाइज करने की कोशिश किया जाता है कि आखिर आपका रिक्वायरमेंट क्या है। साथ में वेयर, व्हेन एंड हाउ डज आवर कस्टमर वांट्स टू कम्युनिकेट विद आवर बिजनेस। साथ साथ में जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो ये ध्यान देना चाहते हैं कि कब, कैसे और कहाँ उनके कस्टमर जो है उनके बिजनेस से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस पेज में हम लोग क्या समझे, इसमें बेसिकली हम लोग समझे कि मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग एक तरीके से क्या है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जिसमें हम लोग कस्टमर्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, मैसेजेस को जो है वो पहुंचाते हैं कस्टमर्स के पास में, और हमारा एम क्या होता है कि हम लोग सेल जो है वो अपना इंक्रीज कर ले एंड में। साथ साथ में हम लोग ब्रांड लॉयल्टी बना पाए, हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो बना हुआ रहे। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं और उसमें हम लोग अपना एनालिसिस जो है वो लगाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें क्या कहा गया, इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड ट्रैकिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इसमें तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको एक्चुअल में उस प्लान को रियल लाइफ में लेकर के प्रेजेंट करते हैं, उसको जितना भी हम लोग सोच रहे थे उसको एक्चुअल में उसको लाते हैं रियल लाइफ में। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है कि हमारा जो बनाया हुआ प्लान था,
जो हमने एग्जीक्यूट किया है, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हम लोग सोच के चल रहे थे? अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या था? अगर चल रहा है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या लूप होल्स रह गए हैं, वो भी पता किया जा सकता है, या फिर नया ट्रेंड हम लोग क्या ला सकते हैं, इसके लिए भी स्टडी करते रहना होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये क्या है हम लोगों का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस इंक्लूड्स मार्केटिंग प्लान, कैंपेन्स, टैक्टिक्स यूज्ड टू क्रिएट एंड मीट द डिमांड ऑफ टारगेट कस्टमर टू डिराइव प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो मार्केटिंग के लिए प्लान किया जाता है, कैंपेन्स लगाए जाते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम लोग कस्टमर, जो हमारा टारगेटेड कस्टमर है, उनको हम उन तक हम पहुंच सके, साथ साथ में अल्टीमेटली क्या कमा सके हम लोग, प्रॉफिट कमा सके। अच्छा, मार्केटिंग जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड को ही हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यही इसी का नाम भी है ओल्ड कॉन्सेप्ट, और इसका नाम है हम लोगों का न्यू कॉन्सेप्ट। पहले क्या होता था ना कि इतना कम कोई भी सामान बनता था कि लोग बस जो है प्रोडक्शन करने पे ध्यान देते हैं, किसी भी तरीके का सामान बन गया वो लोग जो है वो खरीद लेते थे। जैसे कि आज के समय में अगर हम लोग कार खरीदना चाहते हैं ना, तो हमारे पास में 10 अलग अलग ब्रांड्स के कार है, अलग अलग शोरूम है, हर शोरूम में आप देखिए तो 10 तरीके के कार जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन एलपीजी आने से पहले, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में आया था, इससे पहले अगर हमें इंडिया में कार लेना होता था तो इसके लिए 1 डेढ़ 2 महीना पहले से जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना होता था कि मुझे इस ब्रांड का इस कलर में कार जो है वो चाहिए। तो और इसके बाद में भी 1 डेढ़ 2 महीने के बाद में अगर आपके पास में कार आ भी रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस कलर का कार ऑर्डर किया था उसी कलर का कार आपके पास में आएगा। जिस कलर का भी आ जाए आपको उसको रख लेना है। दूसरी बात, अगर उसमें किसी तरीके का थोड़ा बहुत डेंट भी लग गया है या स्क्रैचेस भी है तो उसको इग्नोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दूर से वो, यानी कि अलग अलग कंट्रीज से जो है वो इंडिया में आता था, इस वजह से। अभी तो एक डेंट लगा हुआ रहेगा तो आप उस प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं, है ना, कहेंगे ये कलर मैंने कहा था, ये इस कलर का आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये इस ब्रांड का नहीं दूसरे ब्रांड का ले लेंगे, आप इस मॉडल को नहीं दूसरे मॉडल का ले लेंगे। लेकिन एलपीजी आने से पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। ओल्ड कॉन्सेप्ट को हम लोग नैरो कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग ब्रॉड कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। बहुत सारे जो थ्योरी देने वाले जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सारे जो है वो थ्योरीज दे रखा है, तो आप जा करके उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। सबसे फेमस में आपके हैं फिलिप कॉटलर, है ना। फिलिप कॉटलर जो है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है। पीटर एफ ड्रकर है, इनके बारे में इनका दिया हुआ थ्योरीज आप जाकर के देख सकते हैं। जे स्टैंटन है, इनका भी आप दिया हुआ थ्योरीज को जो है वो जाकर के चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केटिंग के जो थ्योरी दिए हुए अलग अलग पीपल हैं, उनका आप जाकर के नाम, क्लार्क एंड क्लार्क है, इनका भी नाम आप देख सकते हैं जाकर के, क्लार्क एंड क्लार्क है, मैकार्थी हैं। तो ये सभी जो है वो फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने जो है वो डेफिनेशन जो है मार्केटिंग को लेकर के दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिलिप कॉटलर है एंड मैकार्थी है, ठीक है ना, क्योंकि फिलिप कॉटलर वो है जो अभी जीवित है और अभी इनका किताब जो है वो आते रहता है, अभी भी मार्केटिंग के किताब इनके आते हैं, 14th या 15th एडिशन अभी न्यू मार्केटिंग का इनका आया हुआ है। और मैकार्थी है, इन्होंने सबसे फर्स्ट जो है वो 4 पीस दिए थे, और 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। ये हम लोग आगे के क्लासेस जो आएंगे उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे 4 पीस है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट का बात करें, तो न्यू कॉन्सेप्ट में हम लोग, सॉरी, ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग किसके बारे में बात करते थे, तो यहाँ पे हम लोग से बात करते थे मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ मेयरली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी दैट इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें बस मेयरली गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन को ध्यान दिया जा रहा है, बस सामान है उसको बेच दिए, एक जगह से दूसरे का पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो गया, बस उतना ही काम है मार्केटिंग का। अभी ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है इसके फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। यहाँ पे बस 3 ही एक्टिविटी हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, बाई हो रहा था और सेल हो रहा था। एम्स एट, यहाँ पे एम क्या होता था पहले का, कि अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करने की कोशिश करता था। डज नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, किसी तरीके के आफ्टर सेल सर्विसेज पे ये लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इन लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। अभी जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फोकसेस अटेंशन ओनली ऑन प्रोडक्शन, इग्नोरिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सके, इग्नोर करते थे कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, इन सभी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करके चला जाता था, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन करने वाले यूनिट्स ही बहुत कम हुआ करते थे, पॉपुलेशन जो है वो कंजम्पशन वाला बहुत बड़ा था, इस वजह से। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो है वो ओल्ड का बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसमें क्या कहा जाता है कि ऑल बिजनेसेस एक्टिविटी आर इंटीग्रेटेड। जितने भी बिजनेसेस के एक्टिविटी होते हैं सभी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट रियलाइजेस दैट बिजनेस इज मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें क्या कहा जाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे के सारे जो है वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं न्यू मार्केटिंग में हम लोग, क्या करते हैं, एक टारगेट करते हैं मार्केट को, है ना, कि किस तरीके के मार्केट में हम जो है वो जाना चाहते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड को। फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग लगाते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हम लोगों का इंटरनल मार्केटिंग का जो है उसमें होता है, जैसे कि फाइनेंस है, आपका प्रोडक्शन है, आपका मार्केटिंग है, सभी चीज़ों को जोड़ करके वहाँ पे जब एक प्रोडक्ट जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट है वो। लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हम लोगों का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट अर्न कब कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद में प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं।
इसका फीचर क्या होता है, तो कन्वर्ट बिजनेस फर्म इन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का बिजनेस का जो फर्म है उसको हम लोग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर देते हैं। एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट ओनली बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके ही हम लोग जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। इट क्रिएट डिलीवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी, इसमें सोसाइटी को लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाता है, यानी कि लिविंग जो है उस स्टैंडर्ड को हम लोगों को कंटिन्यूअसली जो है वो हाई किया जा रहा है, धीरे 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 दिख रहे हैं कि सभी चीज़ों को जो है वो फैंसी बनाए जा रहे हैं ताकि हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो ईजी होते चला जाए। आज हम लोग जितना गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले के समय में लोग इतना गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो इट रिकॉग्नाइजेज द कंज्यूमर सुप्रीमेसी, यहाँ पे कंज्यूमर को जो है वो सुप्रीम माना जाता है। इट स्ट्रेस अपॉन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है इस बात को दिया जाता है कि हम लोग जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा टेक्निक है, टैक्टिक्स है, इन सभी में को जो है बुलाने के लिए इकट्ठा हम लोगों को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आगे में जाकर के और भी हम लोगों को डीपली पढ़ना है, तो ज़्यादा इसके बारे में आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको आएगा आगे आगे, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट को ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, तो एक यहाँ पे स्लाइड मैंने और ऐड किया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, मॉडर्न मार्केट is comprehensive and user centric. It means discovering potential customers and creating goods or services in such a way to fulfill the needs and the wants of the customer rather than simply providing them with what the seller has made. पहले क्या होता था, जो सेलर बना देता था उसको बेच देता था। अभी का क्या है कि हम लोग पहले कस्टमर को देखते हैं, हमारे क्या कौन कौन जो है वो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, इसी चीज़ को पहले तो डिस्कवर किया जाता है। उसके बाद में गुड्स या सर्विसेज को जो है वो बनाए जाते हैं ताकि कस्टमर के नीड्स एंड वॉन्ट्स को जो है वो फुलफिल कर सके द कस्टमर rather than, ताकि जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग बनाए हैं वो कस्टमर तक जाए और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन जो है वो मिले, है ना। पहले था कि बस सिंपली गुड्स जो है या सर्विसेज जो भी है बस बना दो, कस्टमर्स को खरीदने के लिए रेडी है, जैसे भी आप दोगे कस्टमर को वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नोइंग हु आर योर टारगेट कस्टमर, सबसे पहले अपने कस्टमर को समझिए, लर्निंग एंड कंप्रीहेंडिंग द वांट्स एंड नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के नीड्स और वांट को समझिए, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड ऑफ द कस्टमर, पहले नीड को समझे, अब उस नीड को समझ के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाए, लीडिंग द कंपटीशन इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंपटीशन से जीतने के लिए हमें क्या करना होता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना होता है, मेकिंग श्योर बिजनेस एफर्ट मेक अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट यहाँ पे क्या होता है कि ये ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो भी बिजनेस करने, जो भी हम लोग मार्केटिंग का टैक्टिक अपना रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो मिल करके एंड में प्रॉफिट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। अभी मॉडर्न मार्केटिंग का ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है कि कस्टमर ओरिएंटेड है, दूसरा क्या है हम लोगों का इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तीसरा क्या हम लोगों का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के हम लोग सोचते हैं, फोर्थ क्या है प्रॉफिटेबल सेल वॉल्यूम, हम लोग इतना सेल वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि क्वांटिटी, सेल वॉल्यूम को यहाँ पे समझिए कि क्वांटिटी को हम लोग इतना इंक्रीज करना चाहते हैं अपने सेल को ताकि हम लोगों को उससे प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके वापस से चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब अलग अलग अप्रोच क्या है मार्केटिंग का, मतलब कि कैसे कैसे हम लोग मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच इन स्टडिंग मार्केटिंग, अब हम लोग प्रोडक्ट को भी अपना अप्रोच लेकर के हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अ डिटेल स्टडी विल मेड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, the pricing pattern, the kind of promotional tools used, packaging, branding selection, middleman in the market and so on. अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर के भी मार्केट अगर हम लोग करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने प्रोडक्ट के नेचर को समझना होगा, हमें सप्लाई कहाँ से मिलने वाला है उसको ध्यान में देना होगा, हमारे प्राइसिंग का स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा, प्राइसिंग का पैटर्न कैसा रहेगा। मतलब देखते हैं ना कभी कभी 99 में, 199 में, 1299 में, तो इस तरीके से क्या हो गया दे रहा है, फिर डिस्काउंट जैसे कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इस तरीके से तो मतलब कि अगर जोड़े उसको तो वो टोटली जो है वो 90% 100% का डिस्काउंट ही दे दिया, तो फिर उसको बचा क्या बेचने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो प्राइस को सेट किया जाता है कि कस्टमर जो है वो प्राइस पे भी कर देता है, उसको लगता है कि मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। तो इसी तरीके के पैटर्न्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। साथ साथ में किस तरीके के प्रमोशनल टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। साथ साथ में हमारा पैकेजिंग या फिर ब्रांडिंग का हमारा क्या सिलेक्शन रहेगा, पैकेजिंग भी बहुत इफेक्ट करता है। देखते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में आ रहे होते हैं कंटिन्यूअसली अपने पैकेजिंग को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं ताकि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ में, लोगों को जो है वो ज़्यादा सुविधाएं दे सके। अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग से भी अगर सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उनके पैकेजिंग से भी आपकी सुविधाओं को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर मिडल मैन जो होते हैं वो मार्केट में उनका भी उपयोग किया जाता है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मिडल मैन के बिना प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से आपके घर तक नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे मिडल मैन होते हैं बीच में, तब जाकर के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप तक में आता है। एंड बहुत सारे ऐसे टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट के अप्रोच में। दूसरा क्या है फंक्शनल अप्रोच। अब मार्केटिंग दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो फंक्शनल अप्रोच हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बिकम्स अ टारगेट ऑफ स्टडी। फंक्शनल मार्केटिंग में जो है ये हम लोग क्या होता है क्या बताता है टारगेट ऑफ स्टडी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं हर एक फंक्शन को मार्केटिंग का, जैसे कि नाम ले सके तो बाइंग हम लोग कहाँ से करेंगे, असेंबलिंग कैसे करवाएंगे, सेलिंग कहाँ करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करवाना होता है, ग्रेडिंग होता है, स्टोरेज होता है, वेयर हाउसिंग है, फाइनेंसिंग है, रिस्क टेकिंग एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन विल बी एनालाइज्ड इन डिटेल। यहाँ पे मतलब कि ना सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया जाता है ना। यहाँ पे
स्टडी कर भी रहे हैं तो किसका, तो बाइंग का, मतलब कि जितना भी रॉ मटेरियल है उसको हम लोग कहाँ कहाँ से खरीद के ला सकते हैं। अब जितने भी रॉ मटेरियल लाए उसको हम लोग असेंबल कैसे करेंगे। अगर कार बना रहे हैं तो वो नट बनाने नहीं चला जाएगा, अगर बिस्किट बना रहे हैं अगर उसमें बटर का जरूरत है या ऑयल का जरूरत है उसके लिए वो तेल निकालने नहीं चला जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग बस रॉ मटेरियल को लाते हैं, उसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को स्क्रैच से बनाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सेलिंग कहाँ कहाँ करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो ध्यान देना होता है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल नेचर का है, तुरंत खराब होने वाला है, तो उसके लिए उसी तरीके का ट्रांसपोर्ट का जो है व्यवस्था किया जाएगा जिसमें कि तुरंत डिलीवरी हो जाए, है ना। फिर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक सेट कर लेंगे कि इससे ज़्यादा या इससे कम हमें तो नहीं ही जाना है, इससे नीचे अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को नहीं गिरा सकते हैं, उसको हम लोग ग्रेडिंग भी करते हैं। उसका स्टोरेज पे हम लोग ध्यान देते हैं, वेयर हाउसिंग पे ध्यान देते हैं। उसका फाइनेंसिंग, हाँ फाइनेंसिंग भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, क्योंकि अगर महंगा फाइनेंस अगर ले लेंगे, महंगा लोन ले लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो महंगा पड़ेगा, कॉस्ट महंगा पड़ेगा तो किसी भी तरीके से लोग उसका प्राइस को कम नहीं कर पाएंगे, इसलिए फाइनेंसिंग भी ध्यान दिया जाता है। रिस्क टेकिंग भी लेना होता है, तो रिस्क भी लेने के लिए पहले तो एनालाइज किया जाता है मार्केट को कि कितना रिस्क हम लोग ले सकते हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन विल बी एनालाइज्ड इन फुल डिटेल, जितने भी मार्केट के इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको भी डीपली स्टडी किया जा सकता है। फंक्शनल अप्रोच इन स्टडी मार्केटिंग, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि सिर्फ टारगेट क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टडी किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को में किसी भी फील्ड में उतरने से पहले आपको उसके अच्छे से समझने की जरूरत होती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन स्टडिंग मार्केट, इंस्टीट्यूशन का क्या क्या अप्रोच रहेगा यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंगेज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग में जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो भी फोकल मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो जिनको कि हमको फोकल पॉइंट में रख करके सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके बिना हमारा मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर हाउसेज है एंड सो ऑन। इन इंस्टीट्यूशंस के बिना हमारा मार्केटिंग का जो है वो जो अप्रोच है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सभी के थ्रू होकर के ही हम कहीं पे भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं करेगा तो होलसेलर बेचेगा क्या, होलसेलर नहीं बेचेगा तो रिटेलर के पास में जाएगा क्या। अब रिटेलर के पास पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो और उसके साथ में क्या चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए, ताकि अलग अलग जगहों पे उसको जो है प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर किया जा सके। तो इंस्टीट्यूशंस को भी हमें स्टडी करना होता है कि मेरे किसी एक प्रोडक्ट के लिए मुझे किस तरीके के मैन्युफैक्चरर से मुझे मिलना चाहिए, या मुझे किस तरीके का होलसेलर से मिलना चाहिए, मेरे रिटेलर्स कौन कौन हो सकते हैं, मेरे को किस तरीके का ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करते हैं। डिसीजन मेकिंग अप्रोच इन स्टडिंग मार्केटिंग, फिर हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं कि जो भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है उसको अप्रोच में हम लोग लेते हैं अपना कि हाँ डिसीजन हम लोग क्या क्या चीज़ों पे ले सकते हैं। डिसीजन हेल्प्स टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, डिसीजन लेते हैं उसमें हम लोग क्या था कि बहुत सारे प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय मार्केटर्स आर काउज्ड बाय बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना हमारे लाइफ में होते रहते हैं, जिनको कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। जो कंट्रोलेबल है उनके लिए अलग अप्रोच रखेंगे, जो अनकंट्रोलेबल है उनके लिए हम लोग अलग अप्रोच रखेंगे। कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, तो प्राइस है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, प्रमोशन है एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका डिसीजन लेना हमारे लिए आसान होता है कि हम लोग क्या कॉस्ट रखें, क्या प्राइस रखें, क्या टेक्निक रखेंगे। लेकिन उसी की जगह अगर हम लोग बात करें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और साथ साथ में हमारे सप्लायर्स होते हैं, ठीक है ना। अनकंट्रोलेबल में मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर किसी तरीके का पॉलिसी बना दिया है तो उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका रूल जो है वो हमें मानना ही होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी भी मार्केटर के कंट्रोल में नहीं है। साथ साथ में कॉम्पिटिटर का क्या एक्शन होगा उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लायर का क्या डिसीजन होगा उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच भी हमें स्टडी करना पड़ता है जब हम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो क्योंकि लीगल जो अप्रोच है इसमें सिर्फ कंज्यूमर को या कस्टमर को ही नहीं, सेलर को भी जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया है। सेलर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, MRTP एक्ट, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसमें क्या होता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे होते हैं, कंपटीशन को मारने का कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो छोटे छोटे कंपनियों को जो है वो गलत तरीके से जो है वो खत्म ना कर दे, इसके लिए MRTP एक्ट है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बना हुआ है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, ये दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी है और प्रोड्यूसर के लिए भी है, कि कस्टमर्स के क्या क्या राइट हो सकते हैं, प्रोड्यूसर के क्या क्या राइट होते हैं। फिर है यहाँ पे हम लोगों का एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। फिर है यहाँ पे हम लोगों का अडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि हम लोगों का फूड में ज़्यादा अडल्ट्रेशन जो है वो नहीं किया रहा है। अडल्ट्रेशन का मतलब कि मिलावट, है ना, किस तरीके के फूड में कितना % तक जो है वो छूट है उसके लिए यहाँ पे बात किया जाता है। जैसे कि अगर चॉकलेट का बात करें तो अमेरिका में या फिर कोई भी कंपनी जो चॉकलेट का प्रोडक्शन करती है उनके यहाँ 4% तक अगर उसमें कॉकरोचेस मिलते हैं ना तो इसको जो है वो नॉर्मल माना जाता है। तो चॉकलेट जब भी खाइएगा तो याद रखिएगा 4% तक कॉकरोचेस उसमें अलाउड है, क्योंकि जब कोकोआ को जो है वो फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है तो कॉकरोचेस जो है उसके पास में अट्रैक्ट होकर के चले ही जाते हैं और उसमें गिर के मर जाते हैं। तो इसलिए 4 से 8% तक का जो है वो बफर रखा गया है कि अगर इतना % तक उसमें कॉकरोचेस है तो उसको आगे बेचा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच में हम लोग किसके बारे में ध्यान देते हैं, गेट प्रायोरिटी इन सच एन अप्रोच
The economic aspect of affecting marketing get priority in such an approach. There are number of economic concepts like cost, revenue, competition, demand and supply that affect marketing. मार्केटिंग को और भी क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, तो उसका कॉस्ट है, रेवेन्यू है, कंपटीशन है, डिमांड है, सप्लाई है, ये सभी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं. सेवंथ अप्रोच हम लोगों का क्या होता है, सिस्टम अप्रोच. सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हम लोगों का सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ आइडेंटिफाइबल इंडिपेंडेंट पार्ट, है ना. सिस्टम अप्रोच मतलब कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक बॉडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट हम लोगों का एक बॉडी पार्ट जो है वो बन जाता है. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज द सब सिस्टम. इफ बिजनेस एज अ होल इज अ सिस्टम, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग आर द सब सिस्टम. एक सिस्टम जो होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पार्ट के जैसा हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन पार्ट्स को हम लोग सब सिस्टम कह सकते हैं. अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक बिजनेस जो है अगर वो एक फुल सिस्टम है, तो उसके अंदर में जो काम हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फाइनेंस का हो रहा है, मार्केटिंग का हो रहा है, तो ये सभी जो है वो क्या है, उसके सब सिस्टम है. यानी कि हम लोग अगर फुल बॉडी जो है, अगर ये एक आइडेंटिफाइबल अगर एक कोई है, तो इसके हर बहुत सारे हम लोगों का एक बॉडी बना हुआ है. इसमें जैसे कि हम लोगों का क्या बनेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सभी जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं. तो इन सभी को हम क्या करेंगे, सब सिस्टम कह देंगे. लेकिन अगर पूरा अगर सिस्टम चल रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये फुल बॉडी जो है वो मूवमेंट करता है. इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम अप्रोच में अलग अलग जो उसके काम जो है, अलग अलग जो फंक्शन है, उसको सिस्टम अप्रोच कह दिया गया है. और उन सभी सिस्टम्स को ही क्या कह दिया गया है, अलग अलग उसको अगर नाम ले लेंगे तो वो उसका सब सिस्टम हो गया. ठीक है. नेचर ऑफ मार्केटिंग कुड बी एज फॉलोज. अब मार्केटिंग का नेचर जो है वो इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि मार्केटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. मार्केटिंग जो है वो डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग है. मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बना हुआ होता है, और ये हमेशा जो है वो चेंज होता रहता है. डायनेमिक मतलब होना कि इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ में जो है वो सोचा जाता है. मार्केटिंग डिमांड इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स. मार्केटिंग में जो है हम लोग डिमांड को इंटीग्रेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एफर्ट को. मार्केटिंग इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. यहाँ पे जितना ज़्यादा आपके पास में क्रिएटिविटी रहेगा, जितना ज़्यादा आपके पास में इनोवेशन रहेगा, उतना अच्छा मार्केटिंग आप कर पाएंगे. मार्केटिंग इज वैल्यू ड्रिवन एंड कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस. मार्केटिंग जो है वो वैल्यू ड्रिवन होता है, साथ साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फोकस करके यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना काम जो है वो करते हैं मार्केटिंग का. मार्केटिंग इज अबाउट being empathic and sacrificing. That is why an author has articulately compared marketing as a gardening. मार्केटिंग जो है वो क्या है, एम्पैथिक एंड सैक्रिफाइसिंग है. एम्पैथिक होने का मतलब कि जब आप सहानुभूति से किसी चीज़ों को जो है वो सुन रहे होते हैं. यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई एक साइकाट्रिस्ट है, तो अपने पेशेंट को अगर वो उसके नज़रिए से समझने का कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ में क्या है, वो एम्पैथाइज कर रहा है. यानी उसको बस समझ रहा है कि इसके क्या क्या समस्याएं हो सकती है. उस पर वो हंस नहीं रहा, उसको कोई जजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बस उसको इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको सही सलाह वो दे सके. तो इसी तरीके की मार्केटिंग में भी है कि आपको बस चीज़ों को जो है वो समझना है, आपको किसी चीज़ को जज नहीं करना है, आपको बस समझना है चीज़ों को. और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग नेचर रख करके यहाँ पे हम लोगों को चलना होता है. इसके लिए एक ऑथर ने जो है वो कहा है कि मार्केटिंग को जो है वो हम लोग गार्डनिंग से कंपेयर कर सकते हैं. स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या क्या हो सकते हैं, तो कंज्यूमर के रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट के पॉलिसीज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हम लोगों का चैनल क्या हो सकता है, कैसा हम लोगों का प्रमोशन का चैनल रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस है, आफ्टर सेल सर्विसेज है. ये सभी जो है वो आप देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, प्रमोशन, प्राइस, ये सभी जो है वो अलग अलग चैप्टर्स है. ये सभी इसके स्कोप्स में भी आ जाता है. ठीक है, मतलब कि मार्केटिंग करने से हम लोग किन किन चीज़ों को जो है वो ध्यान देंगे ज़्यादा करके. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 7 मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं. 7 मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को पिलर ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है. इसी वजह से देयर आर 7 कीज एरियाज दैट ग्रुप ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज. इन सातों की एरियाज को ही जो है अगर हम लोग ग्रुप कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी के नाम से भी हम लोग जाते हैं. हैंडलिंग ऑल दीज 7 एरियाज कैन बी ओवरवेलमिंग. अगर इन सभी सातों एरियाज को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स सजेस्टेड टू यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर मार्केटिंग. इसीलिए सजेशन दिया जाता है कि ये किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट को अगर आप कर रहे हैं तो मार्केटिंग का, तो इन सभी टूल्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाए. सबसे फर्स्ट क्या है हम लोगों का, प्रमोशन. प्रमोशन मतलब कि refers to all marketing activities that promote brand awareness. Promotion can be focused on a brand or a single product or a service. There are many types of promotion such as the digital advertising, content marketing, PR and events. प्रमोशन जो है वो एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रमोट करते हैं ब्रांड के बारे में, अवेयरनेस लाते हैं लोगों के बीच में कि हमारा ब्रांड जो है वो कैसा है. इसमें हम लोग किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को या किसी एक सिंगल सर्विस को भी जो है हम लोग टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी एक ब्रांड को जो हम लोग टारगेट करके प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रमोशन. अलग अलग तरीके के प्रमोशन हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं हम लोग, कंटेंट मार्केटिंग करवा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट का जो खासियत है उसको लोगों को बता रहे हैं, या PR करवा रहे हैं, या इवेंट्स होल्ड करवा रहे हैं. तो इन सभी तरीके से हम लोग प्रमोशन जो है वो करवाते हैं. नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सेलिंग. मार्केटिंग एंड सेलिंग आर क्लोजली रिलेटेड. मार्केटिंग और सेलिंग जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. टिपिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिल्ड अ मार्केटिंग फनल स्ट्रेटजी दैट जनरेट लीड्स टू सेल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. जनरली टिपिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या कहते हैं ना, एक मार्केटिंग फनल स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करता है. फनल मतलब कि क्या होता है कि इस तरीके का जो होता है बना हुआ था, जिसके वजह से जो है यहाँ से सभी चीज़ों को जो है हम लोग छान करके किसी एक बॉटल वगैरह में भरने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना.
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फनल कहते हैं ना, इस तरीके से एक बॉटल वगैरह में कुछ डालने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी एक जगह पे बस जो है वो डालने के लिए, है ना, ताकि इधर उधर वो वेस्ट ना हो, है ना। टारगेट्स स्ट्रेटेजी दैट जनरेट्स लीड्स एंड सेल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोगों का मार्केटिंग का जो होता है, तो मार्केटिंग हम लोग करते ही क्यों है, ताकि हम लोगों के अलग अलग जगहों से जो है वो हमारा सेल जो है वो बढ़े, और सभी इस फनल के थ्रू होते हुए हमारा लास्ट में जो है वो सेल इंक्रीज हो जाए। इट्स देन इंपॉर्टेंट टू कीप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ में अपना रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बना करके रखें इन प्लेस टू मेंटेन प्रॉफिटेबल रिलेशन विद कस्टमर, ताकि हमारा रिलेशन जो है वो कस्टमर के साथ में प्रॉफिटेबल रहे इन लॉन्ग टर्म्स, है ना। सेलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो सेलिंग करने के समय में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर्स के साथ में हमारा रिलेशन जो है वो सेल के प्रोसेस में खराब ना हो। यानी कि सेलिंग हम लोग ऐसे प्रोडक्ट का कर रहे हो, ऐसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, जिससे कस्टमर को जो है वो सेटिस्फैक्शन मिले, डिससेटिस्फाई ना हो। नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद द प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए होते हैं, बट बोथ टीम मस्ट गिव ईच अदर फीडबैक टू डेवलप प्रोडक्ट दैट मीट्स बोथ द कंपनीज एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। एक दूसरे के ये दोनों जो है क्या करते हैं, फीडबैक देते रहते हैं एक दूसरे को, जो है वो क्या बोलेंगे, एक दूसरे को किसी न किसी तरीके का निष्कर्ष जो है वो बताते रहते हैं कि प्रोडक्ट में जो है क्या कमी थी, क्या और अच्छा सुधारा जा सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स आर कंसर्न्ड विद द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल एज द कीपिंग कॉस्ट डाउन। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो टीम होता है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रोडक्शन जो है वो अच्छे फंक्शन होते रहे, साथ साथ में कॉस्ट को जो है वो कम करने की कोशिश किया जाता है। व्हाइल मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड गाइड्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स दैट्स आर टेलर्ड टू टारगेट द कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों को अब ये काम होता है कि वो प्रोडक्ट जो कस्टमर चाहते हैं उसके बारे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया कि कस्टमर का नीड क्या है, और जो नीड है उसको फिर एक जगह पे इकट्ठा करके टेलर्ड करके जो है, यानी कि सभी चीज़ों को एक जगह पे ला करके कस्टमर को जो है वो दिया जा सके। अब प्राइसिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। प्रोफेशनल्स मस्ट डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज द डिमांड, प्लानिंग, कॉस्ट एंड द ब्रांड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अगर प्राइसिंग कर रहे हैं तो यानी कि सबसे मतलब कि क्या क्रूशियल मतलब कि एक हम लोग मान सकते हैं कि पॉइंट होता है प्राइसिंग, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर क्या जानना चाहता है कि इसका प्राइस क्या है। क्वालिटीज़ एक बार में सेट असाइड कर देगा, लेकिन ध्यान सबसे पहले क्या देगा कि अच्छा इस चीज़ का कीमत क्या है। हम लोग क्वांटिटी क्वालिटी बाद में कंपेयर करते हैं, सबसे पहले क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, प्राइस दो बोटल्स का अगर सेम है तो उसके बाद में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, उसके क्वांटिटी पे, उसके क्वालिटी पे। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि कीमत कितना देना पड़ रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स मस्ट डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइसिंग का स्ट्रक्चर जो है वो जनरली जो है मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल होते हैं वो लोग डेवलप अपना कर लेते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्राइसिंग मैनेजमेंट। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको कि ध्यान में रखकर प्राइसिंग किया जाता है, जैसे कि डिमांड कैसा है, कॉस्ट कितना पड़ा है, कॉम्पिटिटिव मतलब कि लैंडस्केप कैसा है, मतलब कि किस तरह के कंपटीशन जो है वो मार्केट में चल रहा है। मोनोपोली है तो वो अलग करेंगे, ओलिगोपोली है तो वो अलग मार्केटिंग करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो वो अलग मतलब कि प्राइसिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्राइस जो है वो मार्केट को देख करके डिसाइड करते हैं। मार्केट रिसर्च is the process of analyzing customer data such as demographic information to develop a marketing strategy that satisfy their needs. Market researcher will allow you to understand the buying behavior of your target audience, and from there you can figure out what the most appropriate marketing strategy is to reach your target customer, where the insight, attitude and behavior of your target audience to refine your marketing strategy. यानी कि सबसे पहले हम लोगों को मार्केटिंग का रिसर्च, मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं कस्टमर के डेटा को इस तरीके से कि उसका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिले, ताकि हम लोग डेवलप कर सके अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। अब डेमोग्राफी क्या होता है, लोगों का मतलब कि बेसिकली एजुकेशन का लेवल हो गया, किस तरीके का ग्रुप में वो रहते हैं, किस तरीके का कस्टम है, किस तरीके का कल्चर चल रहा है, तो इन सभी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो डेमोग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। और हम लोग डेमोग्राफी को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी को जो है वो डेवलप करते हैं कि लोगों का जो है नीड जो है वो फुलफिल हो सके। मार्केट रिसर्च विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द बाइंग बिहेवियर ऑफ टारगेटेड ऑडियंस। मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। यू कैन फिगर आउट व्हाट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज टू रीच योर टारगेट कस्टमर, ताकि हम लोग डिसाइड कर सकें किस तरीके का स्ट्रेटेजी हम लोग लगाएंगे कि जिसकी वजह से हम लोग अपने कस्टमर के और क्लोज हो जाएंगे। यूज द इनसाइट, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ योर टारगेटेड ऑडियंस टू रिफाइन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हम लोग उनके इनसाइट्स यानी कस्टमर का जो सोच है, उसका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनका, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगा उसको क्रिएट करेंगे। फाइनेंसिंग एंड बजटिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। अगर हम लोग फाइनेंसिंग को देखें तो फाइनेंसिंग की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो फर्क पड़वा देती है। फाइनेंसिंग और बजटिंग जो है वो दो अलग अलग चीज़ें, दोनों को मिक्स करने का यहाँ पे ये नहीं है कि secure financing, estimating cost and creating marketing budgets are important area of marketing management. Without financing and budgeting,
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कांट बी एग्जीक्यूटेड। मार्केटिंग में अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को फाइनेंस का और बजट का जो है वो खास करके ध्यान देना है, क्योंकि अगर सोर्स जो है वो फाइनेंस के अगर महंगे पड़े हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। तो सिक्योरिंग फाइनेंसिंग, एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग मार्केटिंग बजट आर इंपॉर्टेंट। हम लोग को कितना खर्च करना है मार्केटिंग में, इसका बजट हम लोग पहले से बनाते हैं। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, कितने कीमत पे आएगा, ये फाइनेंसिंग है। उस पैसे को हम लोग कैसे कैसे खर्च करेंगे, हम लोगों को एक जो है ना वो लिमिट सेट कर लेना होता है कि इतना तक अगर मेरा खर्च पड़ रहा है ना एडवर्टीजमेंट में तो सही है, इससे ज़्यादा पड़ेगा तो मेरे लिए दिक्कत का बात हो जाएगा। तो इसलिए बजटिंग हम लोग पहले करते हैं, फाइनेंसिंग के बाद में सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, सॉरी वैसे तो देखा जाए तो पहले हम लोगों को बजट बनाना चाहिए कि हमारे पास में बजट क्या है, मतलब कि कितना खर्च लगभग आ जाएगा, और उस खर्च के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो फाइनेंस अपना जो है वो लाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का लास्ट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मार्केटिंग का है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग अलग अलग चैनल्स से जो है वो करवाते हैं, जैसे कि सिंगल चैनल होता है, डबल चैनल होता है, ट्रिपल होता है। यहाँ सिंगल डबल ट्रिपल यहाँ पे क्या था ना कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर के पास में सेल कर रहा है तो ये तो डायरेक्ट सेल हो गया। अगर यहाँ पे यहाँ पे एक मिडल मैन आ गया तो एक चैन वाला हो गया। अगर मार्केटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तब कस्टमर है, तो यहाँ पे 2 चेन आ गया बीच में। तो इस तरीके से हमारे चैनल्स में जो है वो स्टेजेस जो है वो हो सकते हैं। मिडल मैन के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे चैनल जो है वो कितना चैनल का वो है, 1 का है, 2 का है, 3 का है। टू सेल अवर प्रोडक्ट इन अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ताकि हम लोग ऐसे ऐसे जगहों पे अपने सामान को पहुंचा सके जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐसे तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारे वहाँ तक में जा सकता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है कश्मीर में, तो उसको अगर हम कन्याकुमारी तक पहुँचा पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा प्रोडक्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो अच्छा काम कर रहा है। या फिर ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो फॉरेन कंट्रीज में बन रहे हैं लेकिन इंडिया में आके बिक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो इंडिया में बन रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाकर के बिक रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न लोकेशन, ऑनलाइन चैनल्स और हाइब्रिड, है ना। अगर हम लोग बात करें, यू कैन चूज अ ब्रिक एंड मोटर लोकेशन। हम लोग जो है वो अपना चुन सकते हैं कि हमारा ब्रिक एंड मोटर लोकेशन मतलब कि एक्चुअल में मेरा स्टोरेज जो है वो कहाँ पे रहेगा, है ना, या फिर ऑनलाइन हम लोग बेचेंगे, या फिर हम लोग इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोगों का एक और यहाँ पे है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में होता है यूँ है ना कि जो ऑडियंस जो टाउन में रहते हैं या मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनका जो है वो बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है रूरल में रहने वाले लोगों के मुकाबले। रूरल में एरिया में जो रहते हैं लोग, उनके वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, उनके पास में जो है वो ज़्यादा देखिएगा वो लोग ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग ज़्यादा बॉडी केयर प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे लोग जो है वो बेसिक अपनी चीज़ों पर जो है वो खर्च करने के लिए जो है वो बस रेडी रहते हैं। तो हम लोगों को उनका स्ट्रैटेजी को समझते हुए हम लोगों को उसी तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करना होता है जो वो आसानी से खरीद ले। अगर कोई कंपनी अगर रूरल एरिया के लिए कुछ बनाना चाहता है तो वो क्या बनाएगा, जो कि फील्डिंग में हेल्प कर सके। यानी कि अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, क्रॉप लगा रहा है, तो क्रॉप लगाने में, काटने में जो, या फिर क्रॉप चढ़ाई करने में जो आसानी से जो उनका काम करवा दे, अगर उस तरीके कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई महंगा ब्रांड का बहुत अच्छा तरीके का परफ्यूम अगर वहाँ पे बेच रहे हैं तो उसका कोई मतलब बनता है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपका परफ्यूम खरीदने में, उनके लिए वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन हाँ, उनके अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ अगर कुछ किसी तरीके का हेल्प अगर कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो फिर बेनिफिशियल है और वो आपके प्रोडक्ट की तरफ में ध्यान भी देंगे। Rural marketing strategy is process that enable a business or a rural marketing agency marketing in a rural areas to focus limited resources on the most promising opportunities to create sales and gain a sustainable competitive advantage. अब competitive advantage क्या है, इसको मैं पहले बता रही, इसके आगे मैं इसके ऊपर वाला मैं बाद में बता रही। तो जब हम लोग अपने कस्टमर्स पे या फिर किसी जगह पे भी अगर मार्केट में अगर हम लोग कहीं पे अगर एक स्टेप आगे चल रहे हैं, यानी जो हम बाकियों से अलग कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन में हम लोग आगे चल रहे हैं, उसको इन शॉर्ट हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कह सकते हैं। अब रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को इनेबल करता है हमारे बिजनेस को कि हम लोग रूरल एरिया में मार्केटिंग जो है वो कर सके, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है वो मोस्ट प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटीज तक में हमें पहुंचाए और हमारा सेल जो है इंक्रीज हो सके। अब ये सेल इंक्रीज क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास में एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हमें मिल जाए। रूरल एरिया मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग सिस्टम दैट्स इन्वॉल्व द डेवलपमेंट, प्लानिंग, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट पीपल इन द रूरल एरियाज कैन एक्सेस बेसिक प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। यहाँ पे बेसिक सबसे पहले क्या है कि बेसिक प्रोडक्ट मिल जाए, साथ साथ में क्या मिल जाए, वहाँ पे फेयर प्राइसेस पे भी मिल जाए। अब कुछ रूरल मार्केटिंग में ऐसा कुछ अलग सा नहीं होता है, वहाँ पे अलग कुछ हाथ पे जोड़ने वाला काम नहीं है, लेकिन बस वहाँ के कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें प्रोडक्ट जो है वो बनाना होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे को हमारा गुडविल बनाना होता है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा गुडविल रहेगा उतना अच्छा जो है हमारा ब्रांड वैल्यू रहेगा और उतने सारे लोग हमारे पास में रिटर्न होते रहेंगे। डिमांड क्रिएट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, इंक्रीज करना हमारे सेल वॉल्यूम को, इंश्योर करना प्रॉफिटेबिलिटी को, इनहेंस करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को, क्रिएट करना टाइम एंड प्लेस की यूटिलिटी को, टाइम एंड प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट करना, यानी कि प्रोडक्ट को हमको इस ऐसे जगह से पहुंचाना है जहाँ पे लोगों को अगर उस समय पे मिल जा रहा है तो लगे कि यहाँ पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर यानी कि ठंडे जगह पे है, अगर वहाँ पे अगर चाय मिल जा रहा है पीने के लिए, या फिर वहाँ पे अगर आपको
मैगी मिल जा रहा है खाने के लिए, या कहीं ऐसे जगह पे आप हैं जहाँ पे से पैदल चलना हो, अगर वहाँ पे आपको व्हीकल मिल जाता है किसी तरीके से, वहाँ पे आपका क्या बच गया, समय बच गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो गया हम लोगों का। प्लेस यूटिलिटी मतलब कि क्या हुआ, ऐसे जगहों से किसी प्रोडक्ट को उठा करके दूसरे जगह पे पहुंचाना है जहाँ पे उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हम लोग क्या किए, उसका प्रोडक्ट का प्लेस यूटिलिटी वहाँ पे की। जैसे कि अगर सेब हिमाचल में अगर 20 रुपये केजी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हिमाचल में सपोज कीजिए कि सेब 20 रुपये केजी है। अगर हिमाचल से ला करके उसको अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज, दूसरे सिटीज़ में बेच रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे है या फिर दिल्ली है या फिर चेन्नई है, अगर दूसरी जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है यही सेब जो है वो 200 रुपये केजी का बिकेगा। तो यहाँ पे हम लोग बस क्या किए, सेब वही है, बस यहाँ से हम लोग उसको प्लेस को चेंज कर दिए, तो उसका कीमत जो है वो बढ़ गया। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है। अब मार्केटिंग जो है वो हमारा स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब कि स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हम किसको कस्टमर, हम किसे कस्टमर किस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, हम उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम उसे कहाँ, कब और किस प्रोडक्ट के लिए उसको टारगेट कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। हमारा जो भी मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है वो मेजरेबल होना चाहिए, जिसको कि हम लोग नाप सके, यानी कि मापा जा सके, वैसा चीज़ों को जो है वो हम लोग लाते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने गोल को जो है वो मेजर कर सके कि हम लोग कितना हम लोग जाना चाहते हैं। 10% सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, 20% सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, या 50% सेल इंक्रीज करना चाहते हैं। क्योंकि बिना टारगेट के अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास में नंबर्स होने चाहिए, हमारे पास में फैक्ट्स होने चाहिए, फीलिंग्स होने चाहिए। अब वही अचीवेबल, यानी कि ऐसा कोई हम लोग मतलब कि टारगेट ना सेट कर ले जो कि अनअचीवेबल है, जो हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग चाहें कि पिछले साल मेरा अगर सेल जो है वो 200 यूनिट था, अगर इस साल चाहे कि अचानक से ये मेरा 2 लाख यूनिट हो जाए, तो ये इस साल के लिए तो अनअचीवेबल है। कितना भी हाथ पे लगा लेंगे तो 200 यूनिट से ये 2 लाख यूनिट तो एक साल के अंदर तुरंत तुरंत नहीं बिकने जाएगा, अनटिल अनलेस की कुछ एक्सेप्शनल कुछ ऐसा केस ना हो जाए तब तक। कैन यू अकम्प्लिश दिस गोल, क्या उस टारगेट को आप पहुंच सकते हैं उस टारगेट तक यूजिंग करेंट रिसोर्सेज। जो हमारे पास में करंट रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रख करके, हमारे पास जो करंट का समय है, मनी है, टैलेंट है, क्या उन्हीं को इस्तेमाल करके हम लोग क्या टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है 200 यूनिट से 2 लाख यूनिट तक जाया जा सकता है, लेकिन क्या जो रिसोर्सेज उसी रिसोर्स में हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 200 यूनिट से 2 लाख यूनिट तक जा रहे हैं, यानी इसके लिए हमको अपने रिसोर्सेज को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारे को पैसा बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम होगा रेलिवेंस। इज दिस गोल रियलिस्टिक, क्या ये गोल जो है वो रियलिस्टिक है या रेलिवेंट है या नहीं है, ये भी देखना होगा। ओवर कंसिडर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई डू वी वांट टू अचीव दिस गोल, हम लोग क्यों इस अचीव गोल को जो है वो अचीव करना चाहते हैं, क्यों हम लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। पहले वो टारगेट को भी अगर हम लोग है कि 2 लाख हमको यूनिट सेल करना है, ये 2 लाख तक का यूनिट सेल क्यों करना चाहते हैं, 2 लाख सेल करके आप क्या करिएगा, ये भी हमको पहले सोच लेना होता है। टाइम बाउंड, अब जो भी मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं वो जो है एक टाइमलाइन के अंदर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी जो बना रहे वो आज नहीं 20 साल बाद कमाएगा, उसका प्रेजेंट में क्या है, अगर वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा 20 साल के बाद तक के लिए, तो उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का क्या फायदा। रिव्यू करना, प्रोवाइड करना फीडबैक को, है ना। अब टाइम बाउंड में ही है कि एक टाइम के अंदर में ही बताना होता है हमें कि हम लोग जो टारगेट सेट किए हैं क्या वो अचीवेबल है डेडलाइन के अंदर में या नहीं, क्या उसको हम लोग रिव्यू दे सकते हैं या नहीं, उसको हम लोग फीडबैक ले सकते हैं कि नहीं। जैसे कि सरकार जो है वो 20 साल या 30 साल का कोई टारगेट जो है वो सेट कर लेती है कि 20 साल में हम लोग जो है वो कॉलेज में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो 80% तक इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली जो है वो 20 साल के बाद में ही उसको पता करने के लिए कोई निकलेगा। अभी इसके हर साल जो है वो देखा जाएगा कि क्या इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरीके से जो है वो टाइमलाइन जो है वो काम करता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का मार्केटिंग का जो बेसिक का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग किस किस के बारे में पढ़े एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिकैप एक बार कर लेते हैं 5 मिनट में फटाफट, ताकि आप समझ सके कि आखिर हम लोग क्या क्या करके यहाँ तक में आए हैं। तो क्या क्या हम लोग पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या है, एक हम लोगों का एक्शन है जिसमें हम लोग अपना जो भी बात है प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये मेरा क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मैनेजमेंट होता है जिसमें कि क्या हम लोग प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और हम अपने जो ट्रैक करते हैं एक्टिविटीज़ को कि जो हम लोग एक्टिविटीज लगाए हैं क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अब इसको 2 तरीके होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जहाँ पे प्रोडक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, कस्टमर ओरिएंटेड जहाँ पे कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को। प्रोडक्ट ओरिएंटेड को ही ओल्ड कॉन्सेप्ट कहा गया है, और कस्टमर को हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ क्या करते थे, प्रोडक्ट पे ध्यान देते थे, ये नहीं ध्यान देते कि उससे कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोई न्यू कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं। अब बहुत सारे अप्रोचेस जो है वो मार्केटिंग के हो सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 7 अप्रोचेस को जो है वो पढ़े। इसके अलावा मार्केटिंग का नेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, क्या क्या स्कोप हो सकता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के फंक्शन में 7 पिलर होते हैं, जो कि है प्रमोशन, सेलिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग, मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंसिंग एंड बजटिंग, एंड लास्ट हम लोग का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये 7 पिलर्स जो है वो मौजूद है, सभी अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल सही है।
रूरल मार्केटिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग रूरल एरिया में रहने वाले जो पीपल हैं उनका रिक्वायरमेंट को हम लोग समझें, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है प्रोडक्ट डेवलप करें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का, तो गुडविल क्रिएट करना, डिमांड क्रिएट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, सेल इंक्रीज करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना, एनहेंस करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को, साथ में टाइम और प्लेस का यूटिलिटी क्रिएट करना। अब हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन जो है वो फिनिश होता है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हमारा आ जाएगा, वहाँ पे आप जाकर इसके बारे में प्रैक्टिस कर, इसके चैप्टर को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।